जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार, AK क्लासेस HMH हनुमानगढ़ से। और हमारा आज का टॉपिक है ध्वनि। और ध्वनि में हमने पिछली क्लास में तरंगों के बारे में कुछ पढ़ लिया था। हमने कहा था कि जी तरंगे कितने तरीके से जनरेट होती हैं, तरंगे वास्तव में होती क्या हैं। तो तरंगों को जनरेट कराने के हमारे पास 5 मेथड हैं और उन 5 तरीकों में से हमने मुख्यतः 3 तरीकों पर डिस्कशन कर लिया है कि माध्यम की आवश्यकता के आधार पर 2 भागों में बांट दिया हमने, यांत्रिक और जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरी, ऊर्जा संचरण के आधार पर प्रगामी और अप्रगामी तरंगे। तीसरी, कणों के कंपन के आधार पर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे हमने बता दी। आज हम उसी चौथे पार्ट को और डिस्कशन में लाते हैं। अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम विमा के आधार पर। विमा मतलब डायमेंशन। इसका मतलब कि तरंगे कितने रूप में या कितने तरीकों में कितनी जगह में फैल रही है। तो सिंपल सा है, 1 डायमेंशन, एक विमीय। 3 तरीकों में बांट देते हैं हम इसको। एक विमीय, दूसरा 2 डायमेंशन, द्विविमीय, तीसरा 3 डायमेंशन, त्रिविमीय। बहुत इजी है, जैसा कि हमने गति में भी पढ़ा था कि गति भी 3 प्रकार की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो जो है इसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया। जो तरंगे एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही तरफ फैल रही हैं, उसको हम एक विमीय में ले लेंगे। जैसे तनी हुई डोरी में गति, तनी हुई डोरी में गति, तो तनी हुई डोरी की गति एक विमीय गति है, एक दिशा की चलने वाली गति है, एक ही तरफ चल रही है, या तो एक्स अक्ष में चल रही है या वाई अक्ष में चल रही है। ऐसे ही द्विविमीय गति जो दोनों दो दिशाओं में चल रही है, एक सतह पर चल रही है। जैसे तबले पर आप टैपिंग करें तो तबले से भी ध्वनि उत्पन्न हुई, तबले पर भी तरंगे चली, वो सतह पर चल रही है, उस सतह पर फैलने वाली गति है। या पानी की सतह पर फैलने वाली गति, पानी की सतह पर आपने पत्थर डाला और पानी की सतह पर जो तरंगे चल रही हैं वो भी द्विविमीय का एग्जांपल है। ठीक है, जल की सतह पर। अच्छा, तीसरा त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति में हम पढ़ रहे हैं कि आकाश में चारों तरफ फैलने वाली गति। जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाली आवाज इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, पीछे की तरफ भी फैल रही है। चारों तरफ फैलने वाली गति जो है, ऊपर नीचे सब तरफ जो गति फैल रही है, जो तरंगे फैल रही हैं, उनको हम त्रिविमीय में ले लेते हैं। जैसे प्रकाश भी है और ध्वनि भी है, ये दोनों त्रिविमीय में काउंट होंगी। प्रकाशीय गति, प्रकाश की गति और ध्वनि की गति। तो ये तो जो है नॉर्मल तरंगे हमने पढ़ ली। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बची कुची जितनी तरंगे हैं वो सब हमने इसमें इंक्लूड कर दी है, वो है अन्य तरंगे। अब ये अन्य तरंगों में कौन कौन सी तरंगे आ रही हैं? तो आप लोगों ने होटल में खाना खाया होगा, सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली सब्जी कौन सी है? मिक्स वेज। मिक्स वेज का कोई दीन ईमान नहीं है, उसमें कुछ भी सब्जियां डाल दी जाती हैं। तो सेम ऐसे ही जो बची खुची जो तरंगें बच गई वो सारी की सारी इस अन्य तरंगों में आ गई। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं द्रव्य तरंगे। ठीक है, द्रव्य तरंगे ये मिक्स वेज की तरह है। अन्य तरंगे मैटर वेव्स। अब द्रव्य तरंगे क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। डी ब्रोगली ने यह कहा, डी ब्रोगली साइंटिस्ट रहे हैं, डी ब्रोगली ने यह कहा कि जब कोई वस्तु चलती है तो उसके संगत उसकी तरंगें भी होती हैं। कोई भी वस्तु जब चल रही है, ये कुछ ऐसा है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देसी से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हालांकि ऐसा पर्टिकुलर नहीं बता सकते, अब बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ ये बातें। जैसे आप मान लो रोड के किनारे खड़े थे और एक ट्रक जो है बहुत स्पीड में आपके आगे से गुजरा, तो आप फील करते हो कि जब ट्रक गुजर गया उसके बाद उसकी जो हवाएं आई, उनसे आपको वो जो हवा जो है आपको फील होती है कि यह ट्रक के साथ साथ ये हवा थी जो है एक हवा का झोंका साथ में लेके आई। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु चलती है तो उसके संगत उसकी तरंगे भी होती हैं, जिनको हम मैटर वेव्स कह देते हैं, जो द्रव्य तरंगे कह देते हैं। ठीक है, और इन द्रव्य तरंगों में जो है उनका संवेग भी है, ऊर्जा भी है, ये गति करवा रही हैं, हर वस्तु में होती हैं। छोटी से छोटी वस्तु में भी होती हैं, बड़ी से बड़ी वस्तु में भी होती हैं, किसी में छोटी होती है, किसी में बड़ी होती है, वो बात अलग है, लेकिन होती जरूर है।
ठीक है। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड तरंगें भी बताई कि इलेक्ट्रॉन जब जो है नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, किसी पर्टिकुलर कक्षा में गति कर रहा है, तो वो गति करते करते अपनी तरंगें भी बना रहा है। ठीक है, तो उनको तो हमने कहा द्रव्य तरंगे, जो किसी वस्तु से, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो तरंगे हैं, गतिमान कणों के संगत जो तरंगे हैं, आप इसको लिख सकते हैं यहां कि गतिमान कणों के संगत या उनसे रिलेटेड तरंगे जो हैं। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखें। नेक्स्ट है श्रव्य तरंगे। तो इन श्रव्य तरंगों से रिलेटेड हम 3 अलग अलग प्रकार की तरंगे पढ़ रहे हैं। नाम मैं यहां आपको बता देता हूं, उसके बाद में हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो होती है श्रव्य तरंगे, एक होती है अपश्रव्य तरंगे, और एक होती है पराश्रव्य तरंगे। तो ये 3 प्रकार की तरंगे हैं। श्रव्य का मतलब जो हम सुन सकते हैं, सुनने वाली। ठीक है, हमारे सुनने के लिए एक फिक्स रेंज है। 20 हर्ट्ज से हम जो आवृत्ति सुनते हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं, या यूं कहें 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं। हमारे सुनने की कैपेसिटी 20 हर्ट्ज से शुरू होकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक है, या 20 किलो हर्ट्ज तक है, 20,000 हर्ट्ज तक है। यहां मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर नाम से एक एप्लीकेशन है। आप चाहें तो खुद घर पे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उससे ये चेक करें कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ध्यान दो, मेरे पास इसमें इस जो है एप्लीकेशन में 1 हर्ट्ज लिखा हुआ आ रहा है यहां। इसका मतलब एक तरंग ऐसे ऊपर नीचे चलेगी। ठीक है, आप तरंग यहां देख सकते हैं कि एक तरंग चल रही है, लेकिन आप इसको सुन नहीं सकते। मैं इसकी साउंड को अगर फुल भी कर दूं तो मेरे को कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कोई साउंड है ही नहीं। 1 हर्ट्ज को आप नहीं सुन सकते। हम सुन किसको सकते हैं? हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज वाली को। तो चेक करते हैं कि क्या हम 20 हर्ट्ज वाली को सुन सकते हैं। इसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते मैं लेके जाता हूं 20 हर्ट्ज तक, या 20 से ऊपर कर दिया 26 हर्ट्ज। तो आप देखें 26 हर्ट्ज को भी आप नहीं सुन पाएंगे। माइक से अगर इसको चेक करें तो हम इसको 26 हर्ट्ज को भी नहीं सुन पा रहे हैं। तो यहां तो हमारी साइंस गलत हो गई। आपने अभी कह दोगे जी अभी तो सर आपने कहा था 20 हर्ट्ज को सुन सकते हैं, तो कहां से हमें सुनना शुरू हो रहा है? तो इसको भी आप चेक करें। तो जैसे जैसे मैं आवृत्ति बढ़ाते जा रहा हूं, ये लगभग 100 हर्ट्ज हो गई, और 100 हर्ट्ज की आवाज को भी आप इजीली सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 100 हर्ट्ज की भी साउंड कोई बहुत ज्यादा साउंड नहीं होती। हमने इसको और बढ़ाया, ठीक है, और यहां 182 हर्ट्ज को हमने कर दिया। और एक बार के लिए ईयरफोन लगा के अगर इस साउंड को आप सुनेंगे तो आपको कुछ साउंड सुनाई देगा। बहुत माइनर सा साउंड है, बहुत ही माइनर सा साउंड है। ये साउंड आपको सुनाई देगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल फोन में इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और सुन के देखें जरा। अच्छा, 178 हर्ट्ज वाली हमें कुछ कुछ सुनाई दी। मैंने इस फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया, 396, 510 या लगभग 500 हर्ट्ज, 600, 560 के हर्ट्ज के आसपास। ये कुछ ऐसी साउंड है, इसको आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। अच्छा, और अगर आवृत्ति और बढ़ाते चलें तो देखें कहां तक पहुंचना है हमें? 20,000 तक पहुंचना है। तो हम इसी आवृत्ति को बढ़ाते जा रहे हैं। देखो, ये आवृत्तियां आज पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन एक चीज थोड़ा सा माइंड में रखें कि ये जो आवृत्तियां हैं, ये आवृत्तियां ही मिलके आगे म्यूजिक बनाती हैं, ये ही साउंड बनाती हैं। जब आप मान लो हारमोनियम बजा रहे हो तो आपने एक आवृत्ति की आवाज निकाली, वो जो सा जो जिसको हम सारेगामा कहते हैं, वो एक आवृत्ति है। और हमने ये सीख लिया कि उन आवृत्तियों को मिक्स कैसे करना है। जो उन आवृत्तियों को मिक्स करना, संतुलन करना आज इसको आ गया, उसको म्यूजिक बनाना आ गया, उसको सॉन्ग्स बनाने आ गए। तो यहां हमारे पास ये आवृत्ति थी मान लो 974 की, और 974 हर्ट्ज वाली को आप सुन पा रहे हैं। यहां कुछ ऐसी आवाज है, ठीक है। अच्छा, मैंने आवृत्ति और बढ़ाई तो हम देखते हैं कि इससे ज्यादा आवृत्ति अगर रखें तो क्या होगा? 1413 हर्ट्ज। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ रही है आप देखो उसकी तीक्ष्णता बढ़ती जा रही है, तिखी होती जा रही है आवाज, ठीक है। 2000 हर्ट्ज, 3000 हर्ट्ज, 3500 हर्ट्ज, 4000 हर्ट्ज,
5000 हर्ट्ज, 6000 हर्ट्ज, लगभग 6000 हर्ट्ज तक की अगर बात करें, 8000 हर्ट्ज सुन रहे हैं हम। ये 8000 हर्ट्ज आवाज इतनी तीखी है जो हमें शायद सहन भी नहीं हो, ठीक। और इसको और बढ़ाते जाएं तो मैं इसको ले गया लगभग 15727 हर्ट्ज, जो कि सुनाई देना बंद हो गई है। माइक से भी अगर टच करें तो आप इसको नहीं सुन पाएंगे। देखें जरा, बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो यहाँ तो हमारी फिजिक्स फेल हो रही है। आप कह दोगे जी फिजिक्स खराब हो गई, गलत हो गई, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम इस आवृत्ति को बढ़ाते हैं, इसको आप लेके जाएं 20,000 हर्ट्ज तक, आपको सुनाई देना भी बंद हो जाएगा। तो आपकी ऑडिबल रेंज जो है, जिसको ऑडिबल रेंज कहते हैं, वो श्रव्य रेंज तो है 20 से 20,000 हर्ट्ज, लेकिन ना तो 20 सुनाई देती है ना 20,000 सुनाई देती है। कारण कि आपके कान खराब हैं, सबके कान खराब हैं। किससे हो गए हैं? ईयरफोन लगा लगा के हो गए हैं। तो ईयरफोन से ये 20 आपका बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 150 हर्ट्ज तक। आपको नहीं पता लगेगा, आप कहेंगे जी हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन ये 20 से बढ़ के 150 हर्ट्ज तक हो गया। आपको मिनिमम जो सुनाई दे रहा है वो लगभग 150 हर्ट्ज सुनाई दे रहा है। ये 20,000 से घट के 16,000 तक हो गया। आपको 150 हर्ट्ज से सुनना शुरू हुआ, 16,000 तक चला गया। ये रेंज छोटी हो गई, इस वजह से आपके सुनने की क्षमता कम हो गई। जिस बच्चे ने बचपन से लेकर के और बिल्कुल एडल्ट जवानी वाले एज तक आते आते अगर ईयरफोन नहीं यूज किए हैं, हैवी साउंड नहीं सुना है, कान का अच्छे से ध्यान रखा है, तो उसकी ये रेंज फिक्स रहती है। जिसको इस रेंज में नहीं सुनाई दे रहा है उसके कान खराब हो चुके हैं। आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आपके भी कान खराब हो चुके हैं। वो हुए किस वजह से? ईयरफोन्स लगाने से। घर वाले हमें कहते हैं, हम मानते नहीं है कि जी हमारे तो कान बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो इस वजह से खराब हुए हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखें, इसके अंदर ये जो आवृत्तियां हैं, इन आवृत्तियों को जब आप एक लय में चलाते हो, मिक्स चलाते हो, तो आपको एक साउंड सुनने को मिल रहा है। ये साउंड आपने रेडियो की ट्यूनिंग में भी सुना होगा। जब हम रेडियो को ट्यून करते हैं तब भी हमें ये ऐसे ऐसे साउंड सुनने को मिलते हैं। अब बेसिकली ये क्या होती हैं? ये फिक्स आवृत्तियां हैं। ये ऐसी आवृत्तियां हैं जिनको आप सुन पा रहे हैं और हम अपने कानों के लिए अच्छा मानते हैं। ज्यादातर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 250 हर्ट्ज से शुरू होते हैं, 400-500 हर्ट्ज के बीच में सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। 250 हर्ट्ज से लेकर के 500 हर्ट्ज तक बज रहे हैं और वही हमें कानों को अच्छे लगते हैं, वही सुहाते हैं, वही साउंड हमें अच्छा लगता है। उससे ज्यादा बहुत तीक्ष्ण हो जाता है, वो नहीं सुहाता हमें। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते कैसे हैं, तो एक बार के लिए थोड़ा सोचो। जैसे मान लो गिटार है, गिटार सबने देखा है। गिटार में 6 तारे हैं, ठीक है, और 6 तारों में उस गिटार को जब देखते हैं तो बीच में ऐसे मान लो ये स्ट्रैंड है उसका गिटार का, तो ऐसे बीच में 6 तारे हैं और उनमें गिटार के स्ट्रैंड पर ऐसे ऐसे बीच बीच में जंपर्स लगे हुए हैं बीच बीच में, और इसके ऊपर 6 तारें ऐसे टाइट की हुई है। ठीक है। तो एक तार को जब आप वाइब्रेट करते हो तो पहली तार को आपने हिलाया और वो वाइब्रेशन इस बीच वाले सेंटर से लेकर के जहां आपने तार टाइट किया वहां तक वाइब्रेशन गया पूरा। उस पूरे वाइब्रेशन को, ये 26 स्ट्रैंड होते हैं बीच में, लगभग 20, 22 या 25 स्ट्रैंड होते हैं बीच में। इसका मतलब एक तार को जब हिला रहे हो, उसको अगर बिल्कुल ऊपर रोकोगे उस वाइब्रेशन को तो एक साउंड आएगा, उसको अगर पीछे वाले स्ट्रैंड पर रोकोगे तो फिर अलग साउंड आएगा, बिल्कुल पास में ही रोक दोगे उसको वाइब्रेट करके और हाथों हाथ रोक दोगे तो अलग साउंड आएगा। इसका मतलब एक तार से आप लगभग 26 तरीके की आवाज निकाल सकते हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज निकाल सकते हो एक तार से। अच्छा, ऐसे ही फिर दूसरे तार से, ऐसे ही तीसरे तार से, ऐसे 6 तारें लगी हुई हैं, तो लगभग 120 फ्रीक्वेंसीज तो आपके हाथ में हैं। उन्होंने 120 फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना है। अब फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले ने क्या किया, थोड़ी सी और अकल लगाई। उसने क्या किया, इस तारों की जो है मोटाई बदल दी। आप गिटार में देखोगे पहला तार सबसे मोटा है, स्प्रिंग जैसा तार है, मोटा तार होता है, फिर उससे पतला, उससे पतला, उससे पतला। तो जो मोटा तार है उसकी साउंड अलग आएगी, उससे पतले तार की साउंड अलग आएगी, उससे बिल्कुल पतला उसकी साउंड अलग आएगी। तो हर तार को आप बीच बीच में रोक सकते हो और जहां जहां रोक सकते हो वो साउंड एक फ्रीक्वेंसी देगा। अब वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को अगर आपको समझना आ गया, उनको मिक्स करना आ गया, तो आपको गिटार बजाना आ गया। बस बेसिक बात यह है कि आप उस फ्रीक्वेंसी को, उस साउंड को समझ पाए। तो हमारे सुनने की जो रेंज है वो इससे यहां 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की है और इसके बीच वाली आप सुन पा रहे हो। ज्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स 250, 300, 400, 500 तक के होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। इससे ज्यादा तीक्ष्ण आवाज हमारे कानों को सुहाती नहीं है। जो रॉक बैंड होता है,
नहीं सुने होंगे आप लोगों ने रॉक बैंड, तो सर्च करें, मेटालिका है, पिंक फ्लॉयड है। तो जो अच्छे अच्छे रॉक बैंड्स को अगर आप सुनेंगे तो उनकी साउंड इन फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा होती है, तेज होती है, तो हमारे कानों को ऐसा लगता है जैसे कान फाड़ देंगे, लेकिन वो साउंड भी अच्छा है। वो भी म्यूजिक का एक ट्रेंड है और म्यूजिक की एक विधा है, उसमें भी लोग महारत हासिल करे बैठे हैं। तो जो हमें सुनाई दे रही है उसको हम 20 किलोहर्ट्ज कहते हैं। अब जैसे मान लो आपके कान खराब हुए और आप गए डॉक्टर के पास, कान वाले डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट के पास गए, तो वो आपके कानों को चेक करेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी घटी है, ठीक है। वो दवाई कैसे देगा? तो वो दवाई देगा कि एक यंत्र है स्वरित्र द्विभुज, ऐसे ना एक रॉड को बेंड करके और रॉड को और ऐसे एक यंत्र बनाया गया। इस रॉड को जब वाइब्रेट करवाते हैं, इसको जब हिलाते हैं, तो इसमें कुछ तरंगे बनती हैं, ऐसे 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 ऐसे, इसमें कुछ तरंगे बनती हैं और वो तरंगे फिक्स फ्रीक्वेंसी की हैं। मान लो आप कान चेक करवाने गए और उसने ये स्वरित्र द्विभुज आवाज किया, आवाज करके उसने बनाई 90 हर्ट्ज की तरंग बनाई, और वो 90 हर्ट्ज की तरंग आपको सुनवाएगा और पूछेगा कि जी आपको सुनाई दे रही है क्या? आपने कहा जी 90 हर्ट्ज तो नहीं सुनाई दिया। इसका मतलब आपकी सुनने की क्षमता घट गई है। कहां से शुरू हो रही है? 90 से। अब वो आपको 100 सुनवाएगा, 120 सुनवाएगा, 150 सुनवाएगा। 150 सुनवाएगा तो आप कहोगे जी हाँ कुछ कुछ सुन रहा है, ये एक स्वरित्र द्विभुज एक ही प्रकार की आवाज निकाल सकता है। तो ऐसे उसने 8-10 रख रखे हैं। अब मान लो आपने कहा जी 150 भी नहीं सुनाई दे रही, तो वो आपको 200 वाली सुनवाएगा, 200 वाली सुनवाएगा और पूछेगा जी अब सुनाई दे रहा है? आपने कहा जी हाँ अब सुनना शुरू हुआ है, तो वो आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लिख के देगा। फिर उसको पता लगेगा कि आपके कान के पर्दे इतने ढीले हो गए हैं या ये कारण है, इस कारण से नहीं सुनाई दे रहा है। तो अच्छे डॉक्टर्स जो होते हैं वो अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सड़क पर बैठे अपने कान का मैच करवाते रहते हैं, ठीक है, सड़क पर भी इलाज करवाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं, सही तरीके से एनालिसिस करवाएं ताकि आपका सही ट्रीटमेंट हो सके। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये कहा कि यहां से आपके सुनने की क्षमता तो कम हुई, लेकिन अगर इससे कम हो आवृत्ति तो क्या होगा और इससे ज्यादा हो तो क्या होगा? तो एक बार के लिए ध्यान दो। मान लो अगर 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले अगर तरंगों की बात करें, जैसे हमने सुनी है अभी, आप लोग डाउनलोड करके आप लोग भी सुन सकते हो। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगें जो होती हैं उनको हमारे कान नहीं सुन पाते, हम सेंस नहीं कर पाते। जैसे भूकंप में उत्पन्न तरंगे, भूकंप में सिस्मोग्राफ लगाते हैं ना, भूकंप को नापने के लिए जो यंत्र लगता है सिस्मोग्राफ है। भूकंप में उत्पन्न तरंगे, जमीन में फैलने वाली जो तरंगे हैं वो बिल्कुल अर्थ कोर से शुरू होती हैं, अर्थ के कोर से शुरू होती है भूकंप। भूकंप के बारे में भी अगर हमें पढ़ना है तो उसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि भूकंप बनते कैसे हैं, आते कैसे हैं। लेकिन अर्थ कोर से शुरू जो भूकंप हुए हैं वो भी तरंगे फैलाते हुए चलते हैं और बिल्कुल सतह पर जाके और वाइब्रेट करते हैं, तरंगे बनाते हैं। उन तरंगों की आवृत्ति 20 से कम होती है, हम नहीं सुन पाते हैं। जानवर भी सुन तो नहीं पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी जो है उन तरंगों को कुछ सेंस कर लेती है। जैसे सुनामी जो आई थी, और सुनामी में भी कुछ मछलियों ने और कुछ जानवरों ने उन चीजों को पहले से ही सेंस कर लिया था। हालांकि समय बहुत कम था, इसलिए उससे बचाव नहीं हो पाया। प्राकृतिक आपदाओं का हम जो है इतनी जल्दी अंदाजा लगा भी नहीं सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली तरंगों को हम किस में लेते हैं? पराश्रव्य में। अल्ट्रासोनिक, तो आपने नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड, ठीक है। जो अल्ट्रासाउंड जो करवाया जाता है पेट की बीमारियों को चेक करने के लिए किया जाता है। ये मानसिकता नहीं रखें कि केवल प्रेग्नेंट लेडीज ही अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। हम में भी, अगर आदमियों में भी अगर कुछ परेशानी है, पेट से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है, तो उसकी चेकिंग आप अल्ट्रासाउंड से ही करवा सकते हैं। वो अल्ट्रासाउंड में जो तरंगे जा रही हैं बॉडी में, वो भी इसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली हैं। उसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देंगी। तो वो बॉडी में जाती हैं, डिटेक्ट करती हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। अच्छा, पनडुब्बी का नाम सुना होगा। पानी के अंदर जो पनडुब्बियां चल रही हैं और पनडुब्बी से अगर सिग्नल भेजे जाने हैं तो वो भी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाले होते हैं, ठीक है। तो पनडुब्बी के अंदर वाली सोनार तरंगे जो हैं उनको हम सोनार नाम देते थे। पानी के अंदर वाली तरंगों को स्पेशली नाम सोनार बताया हुआ है।
तो सोनार तरंगों से रिलेटेड जो आवृत्ति है वो भी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। अच्छा, मार्केट में एक आपको मशीन मिलेगी जो मच्छर भगाने के लिए मशीन काम में आ रही है, ठीक है, 150 रुपए की आ जाती है, आप अपने घर में लाएं, लेकिन उसमें भी कुछ तरंगे जनरेट होती हैं। वो कहते हैं जी मच्छर इससे क्यों भागेंगे, तो मच्छरों को, कुत्तों को ये आवृत्तियां, चमगादड़ों को ये आवृत्ति सुनाई देती है। चमगादड़ जब उड़ते हैं तो कैसे उड़ते होंगे, तो उनको दिखाई नहीं देता है। वो क्या करते हैं, मान लो 25,000 हर्ट्ज की आवृत्ति छोड़ रहे हैं मुंह से, वो आवृत्ति छोड़ रहे हैं और वो आवृत्ति अगर टकरा के नहीं आ रही है, उनके पंख फैले हुए, देखो नेचर ने कितना अच्छा काम कर रखा है, नेचर ने उनको पंख दे दिए कि जी तुम इससे डिटेक्ट कर सकते हो, आती हुई आवृत्तियों को डिटेक्ट कर सकते हो। तो चमगादड़ क्या करता है कि जी अपनी तरंगे छोड़ता है और पंख फैला के उसको डिटेक्ट करता है। जहां से वो आवृत्ति आती हुई दिखेंगी, उसको वापस परावर्तित होती हुई फील होंगी, तो वो पहचान जाएगा कि आगे रास्ते में इतनी जल्दी टकरा के आ रही है, तो आगे रास्ते में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, तो वो अपनी डायरेक्शन घुमा लेगा। हमारे गांव में जो है, अपने परिवेश में ये बड़ी भ्रांतियां हैं कि कमरे में अगर चमगादड़ घुस गया तो कान काट लेगा या खून पी जाएगा, नाक के चिपक जाएगा, ये सब फालतू बातें हैं। अगर कमरे में चमगादड़ घुस जाए तो आप देखो वो गोल 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 घूम रहा है। क्यों? उसके घूमने का कारण ये है कि वो तरंगे फेंक रहा है और उसको वो रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं निकलूं कहां से, क्योंकि हर तरफ से उसकी तरंगे टकराती हुई आ रही हैं और तरंगों, वो जो पंख हैं वो सारे सेंस कर रहे हैं कि यार इधर से भी तरंग आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई, उसको कोई गैप नहीं मिल रहा कि मैं जाऊं कहां। तो ऐसी सिचुएशन में आप कमरे से बाहर निकल जाएं, फैन ऑफ कर दें, वो चमगादड़ जब टिक के बैठेगा एक जगह और जब अलग अलग दिशाओं में तरंगे फेंकेगा तो उसको अपने आप रास्ता मिल जाएगा कि जी गेट का रास्ता ये है, दरवाजे का रास्ता ये है, मेरे को यहां से निकलना चाहिए, ठीक है। तो नेचर ने सब सारी सेंसेस उनको दे रखे हैं, तो उसको बस आप भी अपने तरीके से यूज करें। अच्छा, पराश्रव्य तरंगे जो कुत्तों को सुनाई दे रही है, मच्छरों के लिए भी है। वो जो मशीन आप मार्केट से परचेज करते हैं वो आपको, उसकी आवाज आपको नहीं सुनाई देगी, लेकिन मच्छरों को बड़ा डिस्टर्ब करेगी। तो जब मच्छर उस एनवायरनमेंट में आएंगे तो उनको वो सहन नहीं होगी और वो उस जो है मशीन की वजह से दूर रहेंगे। एक टेम्परेरी इलाज है, परमानेंट इलाज नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है। तो हमारी जो मिक्स वेज बननी थी वो यहां तक बन चुकी। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट और तरंगों का रहा हुआ है कि अन्य तरंगों में जब हम बढ़ रहे हैं, एक और वर्ड पढ़ते हैं हम, शॉक वेव्स, प्रघाती तरंगे। ठीक है, तो कुछ फाइटर प्लेन ऐसे हैं, जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपके शहर के, आपके गांव के ऊपर से फाइटर प्लेन तो गुजर रहा है, लेकिन उसकी आवाज आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा, वो आवाज बहुत भयानक आ रही है। तो जो फाइटर प्लेन के पायलट्स हैं वो एक स्पेशल टाइप के जो है हेडफोन्स कह लें या जो भी है, उस आवाज से बचने के लिए पहन के रखते हैं। जब किसी वस्तु की चाल, ध्यान दें, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा हो जाती है। ध्वनि की चाल कितनी है? तो लगभग 330 मीटर पर सेकंड है, बहुत ज्यादा नहीं है, 330 मीटर पर सेकंड है। जब किसी वस्तु की चाल इस चाल से बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो शंकु के आकार की कुछ तरंगे बनाती हुई जाती हैं। जैसे मान लो अगर ये फाइटर प्लेन की अगर मैं बात करूं, ये उड़ता हुआ जा रहा है तो इसके पीछे शंकु के आकार की जो है तरंगे ऐसे बनती हुई चलेंगी। यहां कम एरिया, फिर और बड़ा एरिया, फिर और बड़ा एरिया, फिर और बड़ा एरिया, ऐसे शंकु के आकार की तरंगे जो है बनती चलेंगी, जो कि कानों को सहन नहीं होती और बहुत से लोग बहरे भी हो सकते हैं, इतनी ज्यादा तेज तरंगे हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि तानसेन जब गाते थे तो जो है खिड़कियों के कांच टूट जाया करते थे, चिलमन टूट जाया करती थी, लैंप टूट जाते थे। वो बेसिकली उनकी आवृत्तियों की वजह से थी कि उनकी आवृत्तियां, अब ये कितनी सही है कितनी गलत है उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे टूटने का कारण ये है कि वो जो आवृत्तियां जब जनरेट हो रही है वो बहुत ज्यादा आवृत्ति की तरंगे जनरेट करते हैं, जिनकी वजह से आसपास की लचीली चीजें भी वाइब्रेट करती हुई फील होती हैं। तो जब ऊपर से फाइटर प्लेन गुजरता होगा तो आपके घर की खिड़कियां भी खड़खड़ाती होंगी। वो खिड़कियां किस लिए खड़खड़ा रही हैं कि इतनी तेज की जब कोई वस्तु गुजर रही है जिसकी चाल किससे ज्यादा होनी चाहिए, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी तरंगें जो बनती हैं उनको हम प्रघाती तरंगें या शॉक वेव्स कहते हैं। तो
एक बार वापस से अगर बात करें तो सबसे पहले हमने तरंगों के बारे में पढ़ा, तरंगें क्या होती हैं, फिर तरंगों के प्रकारों के बारे में पढ़ा कि तरंगों के प्रकार मुख्यतः 5 प्रकार हमने बताए, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर, विमा के आधार पर और अन्य तरंगें। ठीक है, आज तक की यहां तक की क्लास में हमने तरंगों को पढ़ लिया। अब तरंगों के कुछ अवयव जो है कुछ वर्ड्स टर्म्स हैं जो आपको अलग अलग जो बुक्स में पढ़ने को मिलती हैं, जैसे तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आवर्ती क्या होती है, आयाम क्या होते हैं, तरंग संचरण कैसा होता है। तो इन वर्ड्स को फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।